हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस है, उसके 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम बिना समय गवाए 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि वर्तमान आ रहे बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 51 कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच से होता है, नेशनल हाईवे से। तो वर्तमान समय में जो कि 2010-12 के समय का आंकड़ा है, तो ये कुल 77 राष्ट्रीय मार्ग थे। इसकी देखभाल जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी लंबाई उस समय जो है 70,934 किलोमीटर थी। जो सड़कों की कुल लंबाई का जो है 1.7% थी। यातायात का जो है 40% परिवहन जो है इन्हीं माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? एनएच के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो भारत की जो सिंचाई पर क्षमता है उसका लगभग 50% यानी कि आधा भाग 47.78% ये पूरा होता है लघु परियोजना से। किस परियोजना से? लघु परियोजना से। तो भारत में जो है सिंचाई परियोजना को 78-79 में जो है 3 भाग में विभाजित कर दिया गया। सिंचाई परियोजना को 78-79 के समय 3 वर्ग में विभाजित किया गया। बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और छोटी सिंचाई परियोजना। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे शामिल है जिनकी क्षमता जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक तक के सिंचित करने का है, तो उसमें बड़ी शामिल है। मध्यम वाले में वे शामिल है जिनकी क्षमता जो है 2,000 से लेकर 10,000 के बीच मैंने क्षेत्रफल को सिंचित करने का। और छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जिसकी क्षमता 2,000 से कम तक का है। जो छोटी सिंचाई परियोजना द्वारा जो है कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 59% को जो है पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है सिंचाई जो होती है वो छोटी सिंचाई परियोजना के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, या दक्षिण पूर्वी मानसून से, या सहबनीय। इसमें से कोई भी उत्तर नहीं। अगर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम रहता पूर्वी की जगह पर तो ये उत्तर सी सही होता, लेकिन ये भी नहीं, तो इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में जो है मई महीना में, कौन भाग में? नॉर्थ वेस्ट वाले भाग में, यानी पंजाब तरफ वाले भाग में तापमान जो है तेज़ी से बढ़ता है मई में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वायुदाब घटने लगता है और शीत ऋतु के उच्च वायुदाब का स्थान अत्यंत निम्न वायुदाब ले लेता है। यह पश्चिम में राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक विस्तृत है। निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वायु जो है तेज़ी से आती है, क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर आने वाले इस वायु को जो है ये महाद्वीप पर जो ये वायु आती है इसी को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, वहाँ पर दक्षिण पूर्व दिया हुआ था, ये दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिम मानसून कहते हैं। यानी बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों से ही मानसून भारत में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म काल में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, वो भी ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे जोन के मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर जो है वह बिहार में स्थित है। वर्तमान में रेलवे के 17 जोन क्षेत्र मुख्यालय है। नवीनतम जो है कोलकाता मेट्रो रेल क्षेत्र को बनाया गया है और हाजीपुर जो है ये बिहार में स्थित पूर्व सेंट्रल रेलवे का जो है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 55 कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता वृद्धि दर क्या थी? ये 12.6% थी। 1991 से 2001 के दशक में 12.6% की दर से साक्षरता वृद्धि दर की। तो 2001 में जो है भारत की साक्षरता वृद्धि जो है 12.6% थी। इसका मतलब ये हुआ कि 91 से लेकर 2001 के बीच में, यानी 10 साल में 12.6% की दर से साक्षरता वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी इसका आंसर ये होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, इसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र और चौथा जो है आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है जनसंख्या का घनत्व कितना है?
था 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 324 था, और 2011 की बात करें तो अभी ये 382 हो चुका है। तो 1 वर्ग किलो क्षेत्रफल में जो है जितने लोग रहते हैं उसी लोग की संख्या को जो है जनघनत्व कहते हैं, यानी डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 के अनुसार 324 था और 2011 के अनुसार जो है ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो भारत की उस समय कुल जनसंख्या इसमें से कोई नहीं थी, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या थी 1,02,87,37,436। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 है। अगला क्वेश्चन 59 कह रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये सबसे अधिक जो है ये पाई जाती है राजस्थान में, और इसके बाद अन्य राज्य महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, इन सब राज्यों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है, साथ ही यह सूर्य के भी चक्कर लगाती है। 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है। कब? 21 जून को। और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर अधिक झुका रहता है। तो इसलिए जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। और मार्च और सितंबर में पृथ्वी के सभी भाग में जो है दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर जो है दिन रात वर्ष भर एक समान रहता है और मौसम भी एक जैसा रहता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर किसके समीप स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप है और वो भी इसके उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित है। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री अवस्थित है। तो न उत्तराखंड में है और न ये आर्कटिक में है, ये अंटार्कटिक में है। तो ये जो है अंटार्कटिक में है ग्रेट बैरियर, ये क्या कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। तो भारत ने जो है 8182 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है अंटार्कटिका पर अपना खोज अभियान भेजा। कब? 8182 में। यह वहाँ क्वीन मांड लैंड पर्वत पर रुका। कहाँ रुका? क्वीन मांड लैंड पर्वत पर। यह जो है अंटार्कटिका द्वीप को 2 भाग में बांटती है और इस महाद्वीप पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसका नाम रखा दक्षिणी गंगोत्री। और 1983 में इसका नाम रख दिया गया इंदिरा शिखर। और एक और स्टेशन जो है मैत्री, जो कि 1981 में स्थापित किया गया। इस महाद्वीप को जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो इसका आंसर ए होगा। तो आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप में है। यूरोप में भी कहाँ है? मध्य यूरोप में। और इसकी अन्य श्रेणी दक्षिण में इटली का एपाइन पर्वत, पश्चिम की ओर जो है पिरेनीज पर्वत जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, और पूर्व की ओर जो है कार्पेथियन, और उत्तर पूर्व की ओर जो है जूरा पर्वत नाम की छोटी सी श्रेणी है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट ब्लॉक जो कि फ्रांस में है, लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है एल्ब्रूस है जो कि रूस में है, जो कि काकेकस पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अत्यधिक तो सबसे ज़्यादा गर्म सहारा, सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी, सबसे अधिक ठंडा अंटार्कटिका, और सबसे ज़्यादा सूखा जो है ये चिली में। सबसे गर्म सहारा, सबसे ठंडा अंटार्कटिका, सबसे
वर्षा चेरापूंजी और सबसे ज़्यादा सूखा चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है। तो ये भारत के जीडीपी में जो है 22% हिस्सा रखता है ये कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश का रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। जीडीपी में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 22% है, जिसमें अकेला जो है कृषि जो है 14.4% है। यह कौन बता रहा है? इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि भारतीय विकास फर्म यानी कि इंडियन डेवलपमेंट फर्म पहले जाना जाता था, तो इसको पहले भारतीय सहायता क्लब से जाना जाता था। इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। तो 1990 के दशक से भारतीय सहायता क्लब को जो है भारतीय विकास फर्म यानी IDF के नाम से जाने लगा। वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से जो है 1958 में इसका स्थापना किया था और जून 1994 में इसका नाम जो है भारत विकास मंच कर किया गया। कब किया गया? जून 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित कर दिया जाए। तो यह सत्य होगा कि भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर दिया जाए। यह कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दुष्चर्क 2, कृषि पर अधिक जनसंख्या दबाव 3, जनसंख्या की उच्च वृद्धि 4। 1 मार्च 2011 को भारत में जनसंख्या 121.02 करोड़ के आसपास है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। वहीं भारत के पास बात करें तो विश्व की कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 2.42% ही है। जनसंख्या 17.5% है विश्व का। इससे स्पष्ट होता है कि साधनों के सापेक्ष जो है जनसंख्या अधिक है, इसलिए श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर, जो कि पहले से आती थी, अब तो GST आ गया है। तो ये जो है बिक्री कर पर लगाया जाता था। इसका आंसर ए होगा। मोड वैट का पूर्ण रूप होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर। यह वैट का ही संशोधित रूप है। वैट की संस्तुति जो है, ये जो वैट जो थी पुराना, इसकी संस्तुति लक्ष्मीकांत झा की अध्यक्षता में 1976 में गठित समिति ने प्रस्तुत की थी। और मोड वैट की बात करें तो ये 86-87 के बजट में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 86-87 के बजट में। यह जो है अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि बिक्री कर पर लागू होता था। सेल टैक्स जो है अप्रत्यक्ष टैक्स है और इसके अनुसार आगतों एवं मध्यवर्तीय वस्तुओं पर कर समाप्त करके उसे निर्मित अंतिम वस्तुओं पर लगाया जाता था मोड वैट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विधि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 7/12 के प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी और 11वीं योजना का विकास लक्ष्य जो है 9% रखा गया। वहीं अंतिम वर्ष में 10% तक हो जाएगा ऐसा कहा गया। और इस योजना का उद्देश्य था इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समाविष्ट आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, इन सभी क्रांतियों से इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका आंसर डी होगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में संसद में की थी। इस नीति में कृषि क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया, जिसमें सभी कृषि क्रांतियों को शामिल किया गया। ये घोषणा कब किया गया? जुलाई 2000 में संसद में केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो भारत में जो है करेंसी नोट छापने का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है, जो कि 2 रुपया से 1000 तक के नोट छाप सकता है। लेकिन 1 रुपया के नोट भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है
अन्य सभी नोटों पर जो है आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि जो है 66 से 69 तक है, 1966 से लेकर 69 तक। तो भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता को देखते हुए 1966 में सूखा, मुद्रास्फीति आदि के कारण 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजना लाई। उसे ही जो है योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, वो किस सरकार के समय लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय नियोजन में जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ये 1977 में जनता सरकार के समय लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा बायोटेक्नोलॉजी से, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से। शुष्क भूमि, कृषि और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के अलावा बीजों में सुधार के लिए विज्ञान व जैव बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, जड़ी एवं बूटी एवं अन्य पौधे का प्रयोग, साथ में पशुपालन में विज्ञान का प्रयोग, ताकि पशुधन एवं मुर्गियों के उत्पादन में वृद्धि हो सके, ये सब जो है सुधार किए जाएंगे और द्वितीय हरित क्रांति में इसको लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।